जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक को। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेली लाइफ में आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हो, इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। नहीं यार, इन सब बातों पे नहीं बिताते अभी। ठीक है, आप टॉपिक पढ़िए, समझिए, समझ में आए, अच्छा लगे तो आपकी जैसी मर्जी। सब्सक्राइब करना हो तो करिएगा, शेयर करना हो तो करिएगा। ठीक है, कोई आपके ऊपर किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा लगे तभी इसको कमेंट करें, तभी इसको लाइक करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो समझाया था और जो बताया था उनका नाम था न्यूटन। तो लॉज ऑफ मोशन को समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? न्यूटन नाम है। तो लॉज ऑफ मोशन में तीन लॉज हैं न्यूटन के द्वारा मोशन से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी बॉडी आपकी, जो भी बॉडी मोशन में है, वो कितने तरह से उसके ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। ध्यान रखिएगा, मोशन चैप्टर में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो मोशन आप जानते हो क्या होता है, रेस्ट आप जानते हो क्या होता है। बस आपको आज क्या सीखना है, उनके लॉज के बारे में। एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है यह आपने, मैंने पहले भी पढ़ाया है, मेरा वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन को। तो ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन ने इन लॉज को देने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इनके तीन नियम है। लॉज ऑफ मोशन के जो है बेटा टोटल 3 लॉज हैं। जो पहला नियम है वो इनर्शिया का नियम है। जो दूसरा नियम है वो मोमेंटम पे बात करता है। और जो थर्ड लॉ है वो आपका एक्शन और रिएक्शन पे बात करता है। एक्शन और रिएक्शन पे बात करेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया को अगर हम हिंदी में देखें तो इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। मतलब जो चीज जैसे है वैसे ही बने रहना। जो चीज जैसे है वैसे ही बने रहना। मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन करती रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? जड़त्व। मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही बने रहना। ठीक है, तो होता क्या है, इनर्शिया बेसिकली 3 तरह के होते हैं। इनर्शिया खुद में 3 तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब इन 3 चीजों पे हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, पहला है इनर्शिया ऑफ मोशन। इट मींस अगर बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रही है या रेस्ट में है, मान लीजिए आप, मैं अभी रेस्ट में हो जाऊं और मेरा जो फेस है वो आपकी तरफ है, तो मेरे फेस का जो डायरेक्शन है वो वही रहे। ठीक है, तो ये तीनों बातें, यानी कि अगर मोशन में कर रहा हूं तो मैं लगातार मोशन में रहूं तो इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं लगातार रेस्ट में रहूं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, भले मैं रेस्ट में रहूं या मैं मोशन कर रहा हूं, तो मेरा मोशन किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ही डायरेक्शन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि उस समय वो बॉडी इनर्शिया में है। ठीक है, वो बॉडी उस समय इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अगर रुकी हुई है तो इनर्शिया ऑफ, अगर मोशन कर रही है तो इनर्शिया ऑफ मोशन में, अगर पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में है। तो ये तो बात हो गई इनर्शिया क्या है। तो इस 3 चीजों से न्यूटन ने मोशन के पहले लॉ को कैसे दिया, जिसको हमने कहा इनर्शिया का लॉ। तो ये क्या कहला, कैसे उन्होंने समझाया, क्या कहता है, अब इसको समझेंगे। अगर हमें ये 3 टॉपिक समझ में आ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम यह था मोशन को लेकर के कि इफ द बॉडी इज इन द रेस्ट और इन मोशन और गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, it will remains in the rest or in motion or going to the same direction until or unless no further external force is applied. सिंपल। अब इसी को थोड़ा चलो हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर बॉडी रुकी हुई है और अगर बॉडी मोशन में है और अगर बॉडी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो बॉडी कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेगी,
मोशन में रहेगी और उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, यानी कि अपनी तरफ से कोई फोर्स ना दें। ठीक है, अपनी तरफ का मतलब ये होता है कि आप ही फोर्स दे रहे हो, नेचर भी फोर्स दे सकता है। ठीक है, जैसे हवा है तो हवा नेचर के द्वारा एक फोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, आंधी आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ये नेचर के द्वारा है, जिसकी वजह से अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो मोशन में भी आ सकती है। ठीक है ना, तो अब वो नेचुरल कॉज से हो या आप कर रहे हो, उसको एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा, और यही न्यूटन का पहला नियम था। ठीक है, इफ द बॉडी इज इन द रेस्ट और इन द मोशन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द बॉडी विल रिमेन इन द रेस्ट और मोशन और इन द सेम डायरेक्शन until or unless no further external force is applied। आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला नियम। अब पहला नियम तो समझ लिया, डेली लाइफ में हम इसका कहाँ यूज कर रहे हैं, है ना, ये भी तो समझना है कि डेली लाइफ में हम इसका कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए कि आप एक कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड में आपने अक्सर ये फील किया होगा और देखा होगा एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपने अपने स्ट्राइकर से बहुत तेजी के साथ हिट किया, तो आपने देखा होगा कि जो नीचे वाली गुट्टी होती है वो हिट करते ही निकल गई बाहर, लेकिन बाकी जो उसके ऊपर का स्ट्रक्चर था, यानी कि गुट्टी के ऊपर जो और ढेर सारी गुट्टी रखी हुई थी, वो एज इट इज अभी भी रखी हुई है, वो नहीं गिरी है, वो नहीं मूव हुई। क्यों? अब कैसे, पहला नियम कहाँ यहाँ पे कैसे लागू हो रहा है इसको समझिएगा। देखिए, आपने जिस गुट्टी पे मारा, ठीक है, अपने स्ट्राइकर से, तो वो तो मोशन में आ गई, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, वो रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही मारा वैसे ही वो मोशन में आ गया और वो आगे बढ़ गया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। किसके द्वारा? स्ट्राइकर के द्वारा। ठीक है, तो वो मोशन में चला गया। लेकिन बाकी गुट्टी पे तो आपने नहीं मारा था, जो उसके ऊपर और भी ढेर सारी गुट्टी रखी थी, उस पे तो आपने नहीं हिट किया ना। जब आपने उस पे हिट नहीं किया तो वो हिली नहीं कहीं, तो वो एज इट इज स्ट्रक्चर उसका आ गया। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो आपने कैरम बोर्ड में देखा। अब आप कहते हो कि नहीं सर, ऐसा तो हमेशा नहीं होता, कई बार जब हम मारते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है ना। ये भी मन में आ रहा होगा कि ऐसा हर बार तो नहीं होता है। एक एग्जांपल पढ़ा बता दिया, खत्म हो गया, इतना आसान है? नहीं ना, आसान कहाँ होता है, आसान होता तो भैया पढ़ाई सबसे कठिन है। जीवन में बहुत कुछ कठिन है, जीवन में बहुत कुछ आसान है, लेकिन पढ़ लेने के बाद जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अनएजुकेशन और एजुकेशन, या अनएजुकेटेड या एजुकेटेड होने में डिफरेंस क्या है। खैर चलिए आगे देखते हैं। जब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कई बार स्ट्राइक करते हैं तो सारा का सारा जो गुट्टिक्स है वो सारी की सारी बिखर जाती हैं या गिर जाती हैं, तो ऐसा कैसे होता है? तो एक्चुअल में जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का कम होगा, तो होगा क्या, जब नीचे वाली गुट्टी पे स्ट्राइक होगा, जब नीचे वाली गुट्टी पे स्ट्राइक होगा तो वो सडनली नहीं जाएगी, वो हल्का सा समय ज्यादा ले लेगी, क्योंकि ज्यादा फोर्स दिया नहीं आपने, कम फोर्स दिया, तो सडनली नहीं निकलेगी। तो जब निकल रही होगी तो हल्का सा वाइब्रेट होकर निकल रही होगी, और उसके वाइब्रेशन जो है उसके ऊपर जितनी भी गुट्टी रखी वो भी फील कर रहे होंगे, उस वाइब्रेशन की वजह से बाकी गुट्टी गिर जाती। ठीक है, तो उनमें भी मोशन आ गया, किसके द्वारा? जो सबसे लास्ट में गुट्टी थी उसके वाइब्रेशन से बाकी गुट्टी में भी मोशन आ गया, इस वजह से वो गिर गई। चलिए कि और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा इजी करते हैं। आप एक घर में जाके इसको आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। ठीक है, आप क्या लीजिए बेटा, एक ग्लास लीजिए और ग्लास के ऊपर थोड़ा सा पहले पानी भर लीजिए, ताकि थोड़ा ग्लास जो है वो थोड़ा हैवी हो जाए। खाली रहेगा तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा हैवी हो जाए ना। और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, कार्डबोर्ड मतलब जैसे ना दफ्ती वगैरह होती है, उसको रख दीजिए, और उसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, ग्लास लिया, ग्लास में पानी भरा, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा कॉइन रख दिया। अब आप कार्डबोर्ड को तेजी से हिट कर दीजिए, कार्डबोर्ड को तेजी से हिट कर दीजिए ना, स्ट्राइकर पे जैसे हिट करते थे ना, वैसे सिंपली आपको हिट कर देना है। आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड चला गया और कॉइन वहीं का वहीं है। अब वहीं का वहीं तो नहीं लटका रहेगा, हाँ हम समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहे हम समझ रहे हैं, लटका नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा, वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। हमने हिट किया कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का था, तो समझने में अगर आप समझें
तो आपको लगेगा भाई सिक्का भी चला जाना चाहिए था, है ना, लेकिन सिक्का नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपने जिसको मोशन में लाया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो वो तो मोशन में चला गया, वो तो मोशन में चला गया, सिक्का तो अभी भी यहीं पर है, तो सिक्का कहाँ आ गया? पानी में आ गया। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल कि हर बार ऐसा नहीं होता, सिक्का भी चला जाता है, तो आंसर भी वही, अगर क्वेश्चन वही तो आंसर भी वही, आंसर तो बदल जाएगा। क्या होगा? जब आपने थोड़ा कम फोर्स दिया तो वो वाइब्रेट होकर जा रहा होगा, और उसके वाइब्रेशन से सिक्के पर भी वाइब्रेशन आएगा, इस वजह से वो भी थोड़ा सा मोशन में चला जाएगा और वो ग्लास में ना गिर के कहीं और गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, समझ आया? चलिए, बहुत अच्छा। तो ये तो मैंने दो एग्जांपल आपको दिए इनर्शिया के। आपने इसको और भी कई जगहों पे रियल लाइफ में आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप बैठे हुए हैं किसी गाड़ी के अंदर और अचानक से गाड़ी चलने लगे। जब अचानक से गाड़ी स्पीड पकड़ती है, आप अगर आपका ध्यान सड़क पर या गाड़ी के स्टार्ट होने पर नहीं है अगर, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अपने आप क्या हो जाएगा? पीछे चली जाती है। अपर पोर्शन जो बॉडी का होता है वो अपने आप पीछे चला जाता है। या मान लीजिए गाड़ी चल रही है, आप बैठे हुए हैं और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा दे, तो क्या होता है? अच्छा, जैसे ही ब्रेक लगता है आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब चीजें आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी देखिए पहले नियम की वजह से ही हो रहा है। अब क्या था, जब आप बैठे हुए थे, ठीक है, और गाड़ी भी रुकी हुई थी, तो सब कुछ किस में है? सब कुछ रेस्ट में है। ठीक है, आपकी बॉडी भी रेस्ट में है, अपर बॉडी भी रेस्ट में है, लोअर बॉडी भी रेस्ट में है, और गाड़ी भी रेस्ट में है। अब गाड़ी तो अचानक, तो मशीन है, उसको तो अचानक से आप रेस दे सकते हैं, अचानक से आप भगा सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी तो बहुत तेजी से चली गई, तो क्या हुआ? आपका नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर पार्ट, वो बस के साथ लगा रहता है। ठीक है, तो वो तो हिल नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या उसकी वजह से? जैसे ही गाड़ी आगे गई, अपर पार्ट जो कि आपका मोशन के लिए फ्री था, आगे पीछे होने के लिए फ्री था, लोअर पार्ट तो नहीं फ्री था, लेकिन अपर पार्ट आपका फ्री था मोशन के लिए, तो वो रेजिस्ट करता है। क्योंकि जैसे ना बताया ना, सिक्का, ठीक है, कार्डबोर्ड वाला, तो कार्डबोर्ड चला गया, सिक्का वहीं रह गया। तो आपकी बॉडी अभी भी क्या है? गाड़ी आगे चली गई, वहीं रह गई, तो हल्का सा पीछे की ओर आपको महसूस हुआ, या आपकी बॉडी पीछे चली गई उसको बैलेंस करने के लिए। या जैसे ही ब्रेक लगा तो क्या हुआ? सब कुछ मोशन चल रहा था, आपकी अपर बॉडी भी मोशन फील कर रही थी जब गाड़ी चल रही थी, क्योंकि आप उससे से जुड़े हुए हैं, तो आपकी बॉडी भी मोशन फील कर रही थी। जैसे ही ब्रेक लगी, वो फिर से बात वही है, मशीन है, वो मशीन है, वो तो तुरंत जैसे ही ब्रेक लगा रुक गई, तो मशीन तो रुक गई, लेकिन आपका जो बॉडी पार्ट है वो मोशन फील कर रहा था, तो वो अभी भी तो मोशन फील कर रहा था, तो आगे तो आएगा, क्योंकि गाड़ी तो आगे जा रही थी, तो आपकी बॉडी भी क्या हो गई? आगे आ गई। तो आपको मैंने कई एग्जांपल दिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, मोशन का, और डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। अब सपोज करिए आप किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको धक्का लग जाए, तो डायरेक्शन बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? वो बात अलग है कि भैया आपके अंदर जान है, आपके अंदर समझ है, तो आप फिर से अपनी डायरेक्शन में आ जाते हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज तो हुई ना। या बहुत सारी आप नॉन लिविंग चीजें, जब खिलौना है, बहुत सारी चीजें हैं, जब आप देख रहे होते हो कि रिमोट कंट्रोल लिए रहते हो, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी जा रही है, आपको पता लड़ने वाली है, आपका खिलौना लड़ने वाला है, तो आपने क्या किया? उसको टायर को टर्न कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई, गाड़ी किसी और डायरेक्शन में चली गई, नहीं लड़ी। यानी कि ये डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया। तो जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बना रहेगा जब तक कि आप उसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जो आपका ना ये गद्दे उद्दे की सफाई होती है घरों में, अक्सर आपने देखा होगा, तो आपने देखा गद्दे की सफाई होती है, बहुत तेजी से पटका जा रहा है, तो धूल उड़ के चली जाती है। अब ये कैसे होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए। तो इसके बाद आपका इनर्शिया वाला टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, पहला जो लॉ है वो क्लियर हो जाएगा। अब है क्या, जैसे मान लीजिए गद्दा है आपका, और ये गद्दा है बहुत गंदा है, आपने इस पे डंडे से मारा, तेज से मारा, तो क्या होता है? गद्दा जो होता है वो दब जाता है, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन गद्दे के ऊपर मान लीजिए ये मेरा, ये जो हाथ है, ये मेरे डस्ट पार्टिकल से सपोज करिए, है ना, अब ये डस्ट पार्टिकल गद्दे के ऊपर है, आपने मारा, गद्दा क्या हो गया? दब गया। डस्ट पार्टिकल अभी भी वहीं पर है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल अभी भी वहीं पर है, और जैसे ही हवा आई, तो हवा, चूंकि भाई हवा जो है डस्ट पार्टिकल को आसानी से हटा सकती है, तो जैसे ही हवा आई तो ये डस्ट पार्टिकल क्या हो गए?
कहीं और चले गए। तो बेसिकली मारने पर क्या हुआ, गद्दा मोशन में आया, डस्ट पार्टिकल अभी भी वहीं पर बने हुए हैं और उस हवा की वजह से वो डस्ट पार्टिकल दूर चले गए। ठीक है, डन। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर चल रही है तो चलती हुई रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। ये क्या है बेटा, मोमेंटम पे डिपेंड करता है। दूसरा लॉ किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पर। तो हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम क्या है बेटा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करें स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कुछ ज्यादा देंगे, कुछ ज्यादा देंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, क्लास 9th में भी 10th में भी, है ना। ये मत सोचना बस खाली इतना बता खत्म कर देंगे, एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। देख, तो मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है, तो देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या हो गया, तो एक वेक्टर एक स्केलर, तो मोमेंटम क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, दो में से एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या कहलाएगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। खैर आगे जो हमारा टॉपिक उस पर लौटते हैं वापस। तो मोमेंटम क्या है बेटा, मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। अगर हम कहें मोमेंटम का चेंज क्या है, अगर हम कहें मोमेंटम का चेंज क्या है, तो मोमेंटम का चेंज का मतलब क्या है। देखिए अगर हम इसको मान लें P1 इज इक्वल टू M1 V1। V1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मास जो है हमारा नहीं बदलता है, जो हमारा मास है वो नहीं बदलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू M V2। तो मास नहीं बदला लेकिन वेलोसिटी बदल गई। भाई चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना हम, किसकी बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में क्या बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी। तो चेंज को अगर दिखाएं तो हम कैसे दिखाते हैं, भाई किसी भी चीज में चेंज हो रहा है तो P1 माइनस P2 यानी कि M V1 माइनस M V2। इट मींस M कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बेटा आपका, V1 माइनस V2। इसको जनरली हम डेल्टा P से भी लिख सकते हैं। डेल्टा P इज जनरली नोन एज चेंज इन द मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा निकल के आ गया। अब हम कहने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अब हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं। अब हम कहने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब दर, मतलब कितना समय ले रहा है ये मोमेंटम बदलने में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पे चूंकि डेल्टा टी से डिवाइड हुआ है तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा टी से डिवाइड हो जाएगी। तो जब आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए ये पूरा आपका क्या हो गया, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यानी कि क्या हो गया, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है, चेंज इन टाइम या टाइम कह सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हो गया, वेलोसिटी का चेंज और डिवाइडेड बाय टाइम बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, m इंटू ए। आप सभी जानते हो m इंटू ए बेसिकली क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। यानी आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक क्या है, फोर्स है। समझ में आ गया। अब यहीं से सीखेंगे अपने न्यूटन के दूसरे नियम को, यहीं से निकालना है। ठीक है, अब इतनी कहानी क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि मोमेंटम पे ही डिपेंड है आपका न्यूटन का दूसरा नियम। तो फिर से समझिएगा, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी किया। अब मैं बात कर रहा हूं चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा, मास नहीं बदलता क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो रिमेन्स द सेम। उसी बॉडी के लिए, हम अपनी बॉडी है, हम अपनी बॉडी, हम अपने आप को भगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ऐसा तो है नहीं कि थोड़े समय के बाद हमारी बॉडी वेलोसिटी अगर हम चेंज कर दें तो मास चेंज हो जाएगा। हम भागते भागते चलने लगे, चलते चलते हम रुक गए, हमारी वेलोसिटी तो चेंज हो गई, क्या हमारा मास कुछ चेंज होगा, क्या हमारा मास नहीं चेंज होगा। ठीक, तो मास नहीं बदला तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m v1 माइनस v2।
ये क्या है, डेल्टा टी से जब डिवाइड किया तो ये क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो अब ये जो है ये आपका क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। इट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू ए हो गया, और ये क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, धक्का दिया आपने किसी बॉडी को धक्का दिया तो पहले चल रही थी तो दौड़ने लगे, या होता है खड़ी हो होता है वो गिर जाए, उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है ना धक्का देने पर, या आपने उसको खींच लिया, रोक दिया। तो कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, देखिए उसी के बराबर है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोला जाए तो अगर एक यूनिट बढ़ रही है तो दूसरी यूनिट भी वैसे ही बढ़ेगी, अगर एक यूनिट कम हो रही है तो दूसरी चीज भी वैसे ही कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा न्यूटन ने दूसरे नियम में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द बॉडी विल गो इन दैट डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का मार रहे हो तो बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं आएगी ना, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने उसको राइट साइड धक्का मारा है तो बॉडी राइट साइड जाएगी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द बॉडी विल गो इन दैट डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। रटना नहीं है, रटना होता तो मैं ये खादी कहानी कहता ही ना। आपके सामने सिंपली देखिए कैसे निकल के चला जाए। So the rate of change of momentum is directly proportional to applied force and the body will give in that direction where the force is applied। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए और उसको फिर लॉक कर दीजिए। वो केबीसी में आता है ना भैया, आपका जवाब लॉक कर दिया जाए, हाँ भैया लॉक कर लो, जितनी चीज पढ़ा रहा हूं सबको लॉक कर लो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। अब बात करते हैं ये दूसरे नियम का रियल लाइफ में हम कहां पे यूज करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में कहां पे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा जनरली जब भी कोई कराटे प्लेयर होता है, आपने देखा होगा कभी भी कराटे प्लेयर जो भी ब्रिक्स को रखता है वो कभी भी ऐसे नहीं मारता, वो मारते समय अपनी बॉडी को हल्का सा उसी डायरेक्शन में लीन कर लेता है, उसी डायरेक्शन में लीन कर लेता है, झुका देता है। कभी आपने क्रिकेट में देखा होगा जो बैट्समैन होता है जब उसको कवर ड्राइव वगैरह खेलनी होती है तो कवर ड्राइव क्या होता है ना, वो जो विराट कोहली बहुत बढ़िया मारते हैं, ये सब तो देखते ही होगे भैया, कोहली को कौन नहीं देखता, पूरा हिंदुस्तान देखता है, पूरा भारत देखता है। तो जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं तो आप देखिए कवर ड्राइव उनको खेलना है सामने की तरफ, तो खड़े खड़े मारते हैं क्या ऐसे ऐसे नहीं, वो अपनी बॉडी को भी हल्का सा लीन कर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में उनको शॉट खेलना है उसी डायरेक्शन में बॉडी को हल्का सा लीन कर लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा हो गया। या मान लीजिए किसी को पीछे मारना है, आजकल के जमाने के प्लेयर, ठीक है, सूर्य कुमार यादव है ना, मिस्टर 360 जैसे ना एबी डिविलियर्स थे, तो उनको भी क्या करना है, अगर उनको पीछे मारना है तो अपने आप को पहले आगे ले जाते हैं और फिर पीछे की ओर लाते हैं, बॉडी भी पीछे की ओर लाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पीछे मारना बॉडी आगे लेके जा रहा है, ऐसा नहीं, हल्का सा आगे लेके गए फिर बॉडी को पीछे लेकर आते हैं। तो ये यहाँ इन सब जगहों पर आपका क्या हो रहा है, इसी का खेल हो रहा है। कैसे हो रहा है जरा इसको समझिएगा, एक एग्जांपल और डाल देता हूं आपके दिमाग में। जब आप कैच पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं वो कैच पकड़ते समय अपने हाथ को धीरे 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 पीछे भी ला रहे होते हैं। इंडियन स्टाइल की अगर मैं बात करूं, है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले क्या करते हैं, इस तरह से करके पकड़ते हैं, लेकिन इंडियन स्टाइल में क्या होता है, हाथ को धीरे 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 बॉल के साथ पीछे लाते हैं। ऐसा इन सभी चीजों में क्या खेल चल रहा है, अब इसके थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब हुआ क्या, जब कराटे प्लेयर सीधा सीधा मारेगा तो उसका ये जो हाथ है इसका जितना मास है उतना ही मास वो ट्रांसफर कर पाएगा, उतना ही फोर्स वो ट्रांसफर कर पाएगा अपने ब्रिक्स को तोड़ने में। लेकिन अगर उसने अपनी बॉडी को लीन कर लिया तो बेसिकली उसका जो देखिए जैसे ही लीन हुआ तो उसकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा मास था, है ना, एक्स्ट्रा मास किधर आ गया, इसी हैंड में आ गया, यानी कि मास बढ़ गया। अब जरा इधर आइए बोर्ड की तरफ, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ेगा
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ गया अगर, तो ब्रिक्स आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट में। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा शॉर्ट में बॉल कैसे दम दंदनाते हुए भागती चली जाती है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कैसे। देखिए क्या, अगर सीधे खड़े खड़े शॉट मारा तो हाथ में जो भी मास है हाथ का, जितना मोमेंटम उससे दे पाए उतना ही मोमेंटम आप दे पाए। लेकिन अगर आपने बॉडी को लीन कर लिया जिस डायरेक्शन में आपको शॉट मारना है, तो मास जो है आपके हाथ का बढ़ गया, यानी कि बल्ले में भी मास क्या हो गया? बढ़ गया। जब वो मास बढ़ गया तो वही चीज है, मास बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, और फोर्स बढ़ा तो बॉल तेजी से जाएगी, बॉल तेजी से जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका दूसरे वाले में। अब कैच वाले में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जब आप कैच को धीरे धीरे हाथ को पीछे लाते हैं तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे अगर कैच पकड़ ला और यहाँ पे धीरे धीरे जब पीछे ला रहे हैं तो बेसिकली आपने टाइम को बढ़ा दिया, टाइम बढ़ गया। अब देखिए टाइम क्या है? टाइम नीचे की साइड है, टाइम नीचे की साइड है, यानी अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। यानी कि फोर्स और टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगा, और जैसे ही फोर्स घटेगा तो क्या, जब बॉल हाथ पे पड़ेगी तो फोर्स घट गया है तो उछल के बाहर नहीं जा पाएगी, तो बॉल आपकी हाथ में बनी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो होप सो आपको दूसरा नियम भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा तीसरे नियम की। सबसे सिंपल है, बच्चों को सबसे अच्छा यही लगता है, एक्शन और रिएक्शन। याद करना, डेफिनेशन बहुत आसान है। सबसे टफ कौन सा है? सेकंड वाला, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा लंबी है, बड़ी है और थोड़ा सा नई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा नियम, एक्शन और रिएक्शन क्या कहता है। तो न्यूटन ने कहा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना भी आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन भी होगा, और कितना होगा? इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज करिए अगर आप किसी भी चीज पे मारते हैं तो आपको क्या दर्द नहीं होता? आपको भी दर्द हो। सपोज करिए आप दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन खैर दीवार आपको बता नहीं पाएगी कि उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे आप किसी दूसरे बच्चे पे अप्लाई कर लीजिए, या टीचर किसी बच्चे को मार रहा है, ठीक है, या आप दो लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, बच्चे बच्चे आपस में खेल खेल के मार रहे हैं, लड़ाई लड़ाई करके मार रहे हैं सपोज करिए। तो आप जब एक बच्चे को मार रहे हैं तो ये हुआ आपके द्वारा एक्शन। जो जितना एक्शन हुआ उतना ही रिएक्शन भी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जितना आपने उसको मारा है, जितना दर्द उसको हो रहा है उतना ही दर्द आपको भी होगा। यानी कि अगर आपने आपने अगर मारा इधर तो ये तो हुआ एक्शन, और रिएक्शन किधर होगा? इधर होगा, तो आपको भी तो रिएक्शन महसूस होगा अपने हाथों पर। तो यही था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम मार ही क्यों रहे हैं? यहाँ पे ट्राई भी कर रहे हैं, बैठे बैठे बच्चे ट्राई भी कर ले रहे हैं, तो हम मार ही क्यों रहे हैं? ठीक है, अगर हमें भी उतना ही दर्द हो रहा है तो हम मार क्यों रहे हैं? बस ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी को हिट करते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने हार्ड ऑब्जेक्ट यानी जो आपका ऑर्गन है जो कि ज्यादा दर्द महसूस नहीं करता, आप उस हार्ड ऑर्गन से जो कि कम महसूस करता है सेंसेस को, उससे आप किसी दूसरे वाले के सॉफ्ट ऑर्गन पे हिट कर रहे होते हो। तो उसका सॉफ्ट ऑर्गन है तो उसको ज्यादा फील होगा दर्द, आपको कम फील होगा दर्द। ठीक है, कई बार ऐसा देखा होगा आप किसी के पीठ पे मारते हो तो आपके हाथ में भी दर्द होता है, लेकिन उसको ज्यादा दर्द महसूस होता है। रीजन, उसका सॉफ्ट ऑर्गन है। जैसे आप अपने पेट पे उतनी तेज नहीं मार सकते जितनी तेज आप अपने पैर से जमीन पे मार सकते हो, उतनी तेज आपने पेट पे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि पेट जो है वो सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो जब भी मारा जाता है, देखिए हम गाल पे मारते हैं, गाल क्या है? सॉफ्ट ऑर्गन है, और हमारा पाल्म क्या है बेटा? हार्ड ऑर्गन है। इस वजह से हमें दर्द का एहसास कम होता है, लेकिन एक्चुअल में उतना ही होता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको दर्द कम होता है। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या, जब बेटा आप आगे जा रहे होते हो, जब आप
आगे जा रहे होते हो तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो पैर से आप बॉडी को धक्का मारते हो पीछे की तरफ, यानी कि जमीन पे आप पीछे की तरफ मारते हो, तब बॉडी आपकी आगे जाती है। तो हुआ क्या, जब आपने ऐसा किया तो आप तो अभी जमीन पे नहीं हो, बोट पे हो, ठीक है। अब बोट यहाँ पर है और जिस प्लेटफॉर्म पे उतरना है वो यहाँ पर है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। अब आपने जैसे यहाँ पे थे, आपने पैर से पुश किया इसको पीछे, बोट को, ठीक है, आपने उसको पीछे पुश किया तभी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अब हुआ क्या, अब वो पीछे जा रही है तो ये जो गैप इतना था गैप बढ़ गया। जैसे ही गैप बढ़ गया तो आप पानी में गिर जाओगे, ठीक है, आप पानी में गिर जाओगे। लेकिन अगर बोट को बांध दिया तो पीछे जा नहीं पा रही, ठीक है, आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, रिएक्शन की वजह से एक्शन कहां हो रहा था, बोट पे पीछे की तरफ। किधर हो रहा था, बोट पे पीछे की तरफ। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब आप उतर रहे होते हो बोट पर से तो आप हल्का सा गैप बढ़ जाता है। इसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि बॉडी आपकी आगे आ रही है रिएक्शन के तौर पर, और एक्शन कहां हो रहा है, बोट पर, आपके पैरों से पीछे की तरफ, इसीलिए वहां पे उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। आपने एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद इसको टॉपिक को करते हैं खत्म। अब होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा जो सेना में लोग होते हैं या जो बड़ी वाली बंदूकें रखते हैं, राइफल रखते हैं, तो वो कंधे के सपोर्ट को ले करके तब गोली चलाते हैं। कभी भी डायरेक्ट गोली क्यों नहीं चला देते, थोड़ा सा दूर रख करके, क्योंकि गोली देखी जाएगी आगे, एक्शन होगा आगे, तो रिएक्शन किधर होगा, पीछे, मतलब बंदूक किधर आएगी, पीछे की तरफ आएगी, क्योंकि गोली निकलती है बहुत तेजी से, यानी कि एक्शन हुआ है बहुत तेजी से, तो रिएक्शन भी होगा बहुत तेजी से। तो उस कंडीशन में अगर सपोज करिए आपने जैसे ही गोली चलाई तो वो क्या होगा, बंदूक का बाकी हिस्सा पीछे आएगा, जैसे ही पीछे आएगा तो ये आपके कंधे पे तेजी से लगेगा, आपके कंधे की हड्डियां ये टूट सकती हैं, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बांध लिया, उसके बाद बंदूक चलाया, और बंदूक का जो आपका पीछे का हिस्सा था उसको यहाँ पे पहले ही टिका लिया, पहले इसको जो है सपोर्ट दे दिया। इस सपोर्ट की वजह से क्या होगा, आपका कंधा अब रेडी है जो इसको पीछे की ओर आएगा, इसके मोशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो बॉडी पूरा मोशन इसका एब्जॉर्ब कर लेती है और आप पहले से भी प्रिपेयर हो, और यहाँ पे आपने कोई चीजें लगा भी रखी हैं जिसकी वजह से, जैसे गद्दा टाइप का, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे दर्द नहीं होगा, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के थ्रू। या मान लीजिए कई लोग क्या ना, पाकिस्तान वाले में बहुत चलता है, अगर आप जाइएगा यूट्यूब पे देखिएगा, वो क्या थोड़ा सा ऊपर रख लिए, जैसे ही ऊपर रखे क्या होगा, गोला गया आगे, बंदूक गई पीछे, तो लेके लुढ़क गए, ठीक है। अब उतनी फिजिक्स तो पढ़ते नहीं वो लोग, पाकिस्तानी इतनी फिजिक्स कहाँ पढ़ते हैं, रोटी नहीं मिल रही है तो फिर फिजिक्स तो भैया दूर। तो हुआ क्या कि इस वजह से एक्शन और रिएक्शन है ना, एक्शन हुआ आगे, रिएक्शन हुआ पीछे, तो जितना एक्शन आगे उतना ही रिएक्शन पीछे, समझ आ गया। अब आप जितना रिएक्शन दोगे पीछे की ओर उतना ही तेजी से आप मूव कर पाओगे आगे की ओर। तो हो सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सभी लोग इसको एक बार जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।